हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो, अपने घर में हो और सेफ हो। सो फर्स्टली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं रिया झालानी हूँ एंड आई हैव अ 11 मंथ ओल्ड किड। सो बेसिकली अ लॉकडाउन बेबी। सो रेगुलरली मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कोविड में प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो उन्हीं सब का जवाब मैंने सोचा क्यों ना आज इस यूट्यूब वीडियो में दिया जाए। सो आई बी रीडिंग आउट योर क्वेश्चंस एंड देन आंसरिंग देम। काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे तो मैंने उनको मर्ज करके उनके जवाब आज मैं देने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. So the first question is, how much time did it take for you guys to conceive a baby? So basically हमें almost 6 to 7 months लगे. I know काफ़ी लोगों को लगता है कि जो आपने बेबी प्लान किया बस फिर हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता. काफ़ी टाइम लगता है. कुछ लोगों को एक बार में हो जाता है, एक महीने में हो जाता है. कुछ लोगों को 6 months लगते हैं, 1 year लगता है, 1.5 year लगता है. सो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. ज़रूरी नहीं है कि जब आप सोचो प्लान करो कि बेबी करना है तभी हो जाए. So the second question is, how did you guys know that it was the right time for you to have a baby? So basically मतलब जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम भी मैंने ये प्लान कर रखा था कि आई ऑलवेज वांटेड किड्स. तो मेरा और विक्रम का दोनों का ये प्लान था कि हमें 3 साल तक काफ़ी इंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, जो हमें करना है वो करना है, ट्रैवल करना है काफ़ी, ताकि हम दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सके और उसके बाद ही हम कंसीव करें. तो उस अकॉर्डिंग ही हमारा प्लान हमने किया बेबी का. एंड व्हाट आई फील इज़ कि वो हमारे लिए काफ़ी सही वर्कआउट किया, क्योंकि हमने 3 साल तक काफ़ी हमने ट्रैवल भी किया, हमारी बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि एक अरेंज मैरिज थी. तो ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में द पर्सन पहले से. अरेंज मैरिज में भी आजकल मतलब जान जाते हो आप इंसान को, बट फिर भी वी वांटेड कि हम 2-3 साल तक एटलीस्ट साथ में टाइम स्पेंड करें और उसके बाद बेबी करें. एंड एक और मेरा बहुत बड़ा रीज़न है, हो सकता है आप लोगों को वो शायद समझ ना आए, बट मुझे ये चाहिए था कि आई वॉन्टेड टू कंसीव माई बेबी बिफोर 30 बिकॉज आई हैव थायरॉइड और मुझे बहुत माइनर PCOS भी है. एंड 30s जो अर्ली 30s होते हैं आपकी लाइफ के एक वुमेन के लिए, तब आपकी डिक्लाइन स्टेज आ जाती है फर्टिलिटी की. अर्ली 30s में आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ ऐसा होता है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि 32 ईयर्स ऑफ एज के बाद आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन करने लगती है और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. तो मुझे ये था कि मुझे 30 से पहले कंसीव करना है और 30 से पहले बेबी करना है. आई एम 29 राइट नाउ एंड विवान ऑलमोस्ट 1 ईयर का होने वाला है. सो बेसिकली 28 की एज में मैंने विवान को बर्थ दिया. तो मुझे वो मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट एज लगती है, क्योंकि एक और मेरा जो रीज़न था, मुझे पता है बहुत स्टूपिड लगेगा, बट मुझे ये था कि आई डोंट वॉन्ट टू बी अ मॉम एट 35 और समथिंग. बिकॉज अगर आप 35 के हो तो जब आपका बच्चा कॉलेज में जाता है या कुछ, तो आपकी एज 55 ऑलमोस्ट हो जाती है. तो I don't know, I'm old school little, I'm a little old school in these cases. So I wanted के मतलब जब वो कॉलेज में जाए तब हम भी इतने बड़े ना हो. एंड बस ये मेरा रीज़न था. आई नो स्टूपिड है, बट या दैट वाज माय रीज़न. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोजिशन इज परफेक्ट फॉर कंसीविंग? इसका मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग आई गेस मिशनरी शुड डू द जॉब. Then the next question is, don't feel like meditating or doing yoga. Is it really helpful? Honestly speaking, मैंने बहुत कम योगा किया था मेरे पूरी प्रेगनेंसी में. आई एम नॉट श्योर वो कितना हेल्प करता है. कुछ लोग बोलते हैं काफ़ी हेल्प करता है, बट आई ऑल्सो नो पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगा किया था एंड उनको फिर भी सिजेरियन या C-सेक्शन कराना पड़ा, नॉर्मल नहीं हो पाया नॉर्मल डिलीवरी. तो आई एम नॉट श्योर, ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. वॉकिंग के लिए सब बोलते हैं ज़रूर कि आप वॉक करते रहें, मूवमेंट होना चाहिए बॉडी का. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई डिड, बट आई डिड नॉट डू योगा ऑनेस्टली. The next question is, which delivery did you had, C-section or natural? So basically firstly I feel vaginal और C-section दोनों natural deliveries होती है. ऐसा कुछ नहीं है. I know इंडिया में बहुत ज़्यादा और काफ़ी जगहों पर, इंडिया में ही नहीं सिर्फ, देखा जाता है कि C-section is not preferred. सबको चाहिए कि vaginal delivery ही हो, but I had a C-section and it was by my choice. Like firstly कोविड के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर था.
आपको वजाइनल डिलीवरी कभी भी आपको पेन्स आ सकते हैं। तो मुझे उस चीज़ का डर था कि कोई और टाइम पे ना आए, और अलवर में तब सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, जून का टाइम था, कोविड भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। तो ये था कि अगर बाय चांस टेस्ट कराना पड़ेगा पहली बात तो आपको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे बेटर है कि मैं प्लान करके ही अपना एक डेट फिक्स करके उसी दिन डिलीवरी करा लूँ। दैट आई थॉट वाज अ सेफर ऑप्शन। इवन मेरे इन लॉज वे वेरी सपोर्टिव, विक्रम वॉज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने क्लियरली बोला कि जो तुम्हें सही लग रहा है अपन वही करेंगे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एंड सेकेंडली आई डोंट फील कि मुझे मैं टॉलरेट कर पाती वजाइनल डिलीवरी का पेन। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे इवन ब्लड देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आई वाज श्योर कि मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊंगी। तो मुझे ये नहीं चाहिए था कि मैं बहुत ज़्यादा पेन टॉलरेट करूँ, फिर जब वो डिलीवरी की बारी आए तब मुझे लगे कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर प्लान्ड सी सेक्शन। The next question is, how did you prepare for your pregnancy? Basically, what did we do before conceiving Vivan? So firstly was understanding our financial situation. I feel financial situation अपनी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because it is not easy to manage a kid. काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, even like from your process pregnancy से related babies के आने के बाद तक. So pregnancy में जो scans होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा expensive होते हैं, and delivery के charges, if you are looking for a good hospital, अभी COVID time में तो you cannot risk it, you have to look for a good hospital, a decent hospital basically. तो वो सब expenses. Secondly was, I am not sure how many of you guys will agree with this, but एक conversation जो मैंने और विक्रम ने की थी was, what if our baby has Down syndrome? There is a possibility, बहुत सारे स्कैन्स होते हैं आजकल, विच इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन कि कितने स्कैन्स कराए थे आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे. सो आजकल बहुत सारे स्कैन्स होते हैं, एंड आई प्रेफर टू गो थ्रू ऑल दी स्कैन्स जस्ट टू बी श्योर कि बेबी में कुछ भी डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड कुछ हमें पता ना चले, या फिर फिजिकली कुछ इशू ना हो. तो ये सब स्कैन्स होते हैं जिनसे आपको थोड़ा एक पिक्चर मिल जाता है बेबी का. बट आपको फिर भी आपके माइंड में 1% वो चांस रखना पड़ता है कि व्हाट इफ द बेबी हैज़ डाउन सिंड्रोम और ही इज़ नॉट फिजिकली फिट. यू शुड बी रेडी फॉर दैट. आई हैव सीन पेरेंट्स जिनके जो बेबीज जिनके डाउन सिंड्रोम के साथ होते हैं, एंड मतलब फिर बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि क्या कर लिया हमने, हमें वी डोंट नीड अ किड. सो यू नीड टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग विद अ किड. I know everyone wants a healthy kid, but back of your mind आपको 1% वो thought हमेशा रखना चाहिए कि what if we have a kid that has some physical issue or he has some mental issue, तो हम उसको accept करने के लिए ready है या नहीं. Because if you are not ready, then you are in no way ready to be parents. And the third thing that you need to keep in mind while preparing for your pregnancy is कि एक बार आप अपना स्कैन ज़रूर करा ले, एक बार नॉर्मल बॉडी चेकअप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ज़रूर करा ले. जब हमने कंसीव करना स्टार्ट भी नहीं किया, ट्राई करना स्टार्ट भी नहीं किया था, उससे पहले हम जाकर एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के आए थे. उनने मेरे कुछ सोनोग्राफी की थी जस्ट टू बी श्योर दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन हियर. उसमें उन्होंने मुझे बोला कि आई हैव लाइट अ वेरी माइल्ड PCOS बेसिकली, बट इट इज़ नॉट प्रॉब्लमैटिक एंड वी कैन ट्राई नाउ. सो आई वुड प्रेफर कि आई नो आपको लगेगा कि यार हमारी मम्मी वगैरह कहाँ चेकअप कराती थी, बट आई फील कि क्योंकि आजकल हम इतना हेल्दी नहीं खाते हैं, हम लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर इज़ वॉट आई फील. कि अगर आप पहले एक बार चेकअप करा लिए तो आपको पता चल जाता है कि इफ़ योर बॉडी इज़ रेडी टू कंसीव अ बेबी और नॉट. सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड गो फॉर. Next question is, I am overweight. Can I do workout while simultaneously trying to conceive? Yes, you can. Even I was overweight when I conceived Vivan. मुझे डॉक्टर ने यही बोला था जब हम फर्स्ट टाइम मिलने गए थे बिफोर ट्राइंग कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो, यू कैन ट्राई टू रिड्यूस योर वेट, एंड बस ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट ना करें. लाइक यू कैन easily exercise 5 days a week for like 1 hour each day or 45 minutes each day. This is my first pregnancy. I crave for Cerelac and milk powder. It is okay. You can have Cerelac और milk powder. मैंने मेरी pregnancy में मैगी भी खाई थी, मैंने पिज्ज़ाज भी बहुत दबा के खाए हैं. मेरी डॉक्टर ने कहा था आप कुछ भी खा सकते हो, but you just need to make sure that you're not having excess of anything. मैगी भी मतलब उन्होंने मुझे बोला था 15-20 दिन में एक बार तुम खा सकती हो आराम से, तो मैंने खाई थी.
दो चीज़ें जो गर्मी करती हैं वो चीज़ अवॉइड करनी होती है, एक होता है पाइनएप्पल और एक होता है पपाया। सो ये मैंने नहीं कहा था प्रेगनेंसी में, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ खाया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर गोइंग ऑन, हेटिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हाट टू डू, इट इज़ ओके। मैंने भी दूध बहुत रेयरली पिया है मेरी प्रेगनेंसी में। मैं ना हर बार एक चीज़ सोचती हूँ कि हम ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड कर सकते हैं, मिल्क अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हैं, बट बेबीज तो उनके भी होते हैं ना जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एंड उन लोगों के भी स्ट्रॉन्ग बेबीज होते हैं, अच्छे बेबीज होते हैं, हेल्दी बेबीज होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू टू हैव अ हेल्दी डाइट, ड्राई फ्रूट्स और मिल्क वगैरह सब लो, बट इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट और इट इज़ नॉट अवेलेबल देन स्किप इट। जब कोरोना लास्ट ईयर था, जब मैं प्रेगनेंट थी, आई वॉज इन माई 7th मंथ आई गेस, जब कोरोना आया था, तो मिल्क बहुत टाइम तक हमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा था लाना, फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने नहीं खाया था ये सब चीज़ें। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके इफ़ यू आर नॉट ईटिंग इट, और अगर आपका टेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है उस चीज़ का प्रेगनेंसी में, तो इट्स ओके, यू कैन स्किप इट। When should we start putting stretch marks oil and any recommendations? So stretch marks oil you can start from 4th month. मैंने भी 4th month से किया था, but I wouldn't tell you कि 100% safe है. If you see my stomach right now, it is like, और आई फील लाइक अ टाइग्रेस बेसिकली। जैसे टाइगर्स पे वो लाइंस होती है ना, वैसे मेरे पेट पे पूरे पे लाइंस है, एंड दोज आर रेड लाइंस। आई फील कि मैं साड़ी भी कैसे पहनूंगी, वो इतनी ज़्यादा दिखती हैं। और जबकि मैंने 4th मंथ से ऑयल्स लगाए थे, मुझे 8th मंथ तक कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं थे, एंड 8th मंथ के बाद मुझे एकदम से इतने ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गए, और अभी भी मेरे पेट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हैं। सो और ऑयल्स जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है बायो ऑयल, वन इज़ फॉरेस्ट एसेंशियल का आता है एक प्रेगनेंसी ऑयल, और कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हैं पेट पे। बेसिकली ये होता है कि आपको पेट को मॉइस्चराइज रखना है ताकि स्ट्रेच मार्क्स ना आए, बट मैंने ये सब किया था, बट मेरे फिर भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू ईट फॉर बेबी टू बिकम फेयर। ऑनेस्टली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जिसको खाने से आपका बच्चा फेयर होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर पार्टनर। तो प्लीज़, और मुझे ये फेयरनेस से जो इंडियंस का लगाव है वो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी, सब लोग बहुत गाइडेंस देते हैं कि सुबह रसगुल्ला खाओ तो बच्चा बहुत गोरा होगा, ये खाओ वो खाओ। मैंने कुछ भी नहीं खाया था। एंड विवान इज़ फेयर बिकॉज मेरा और विक्रम का कॉम्प्लेक्शन वैसा है, और उसका कॉम्प्लेक्शन हम पे गया है, एंड आई एम श्योर जैसे जैसे वो एज करेगा ही विल बिकम वीटिश ऑल्सो। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी खाओगे। अगर आपको ये कोई बोलता है कि आपको ये खाने से आपका बच्चा गोरा होगा, तो दैट इज़ स्टुपिडिटी, शेयर स्टुपिडिटी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ खाने से आप अपने बच्चे का कलर नहीं चेंज कर सकते। और मैं तो इतनी सी बात बोलती हूँ, आज अगर विवान 10 या 20 शेड्स डार्क भी होता तो भी वो मेरा बच्चा ही होता। मैं उससे इतना ही प्यार करती जितना मैं आज करती हूँ। तो अपने बच्चे के लिए आई डोंट फील हमें ये सोचना चाहिए कि वो गोरा होगा या काला होगा या क्या होगा। इज़ देयर एनी वे टू अवॉइड सिजेरियन डिलीवरी? नो देयर इजंट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडियंस इतना सोचते हैं ना कि सिजेरियन अच्छा नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले के ज़माने में होता था कि स्टिचेस में पेन होना और बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। मेरा सी सेक्शन हुआ है, मुझे नहीं लगता मुझे एज सच कोई भी प्रॉब्लम आई है। कभी कभी मुझे सी सेक्शन के जो स्टिचेस है उनमें जब जैसे विवान बहुत ज़ोर से मेरे पे चढ़ जाता है और कुछ हाथ वाथ मारने लगता है, तो मुझे कभी कभी पेन होता है। दैट इज़ लाइक अभी तक शायद 2 बार हुआ होगा, बट एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ना नीचे बैठने में, ऊपर उठने में, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। सो ऐसा, और मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनने सी सेक्शन कराया है और किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सी सेक्शन में। एंड यू नीड टू नो कि अगर आप वजाइनल डिलीवरी करते हो तो उसमें भी काफ़ी केसेस में आपको वजाइनल स्टिचेस लगवाने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें स्टिचेस नहीं आएंगे, दोनों केसेस में ही स्टिचेस आ सकते हैं आपके। डाइट टिप्स फॉर 1st to 9 months ऑफ ट्राइमेस्टर। ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, जस्ट अवॉइड थिंग्स जो ज़्यादा गर्मी करती हो। इवन आप मैंगो खा सकते हो दिन में 1, अगर आप खा रहे हो तो 1 से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो, बट 1 आप मैंगो ईजिली खा सकते हो। जस्ट डू वन थिंग, मैंगो खाने से पहले पानी में थोड़ी देर भिगो दो, ताकि बोलते हैं उसकी वो गर्माहट निकल जाती है। वरना आप सब कुछ खा सकते हो। ईट फ्रूट्स, अगर आपको कभी बाहर का खाने का मन कर रहा है, नान खाने का मन कर रहा है पनीर के साथ, वो भी खा सकते हो। यू कैन ईट एवरीथिंग, जस्ट मेक श्योर कि आप डेली एक ना एक फ्रूट खाओ, कुछ और मखाने और प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लो। सो बाकी आपको जो खाना है वो खाओ। ऐसी कोई डाइट नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए।
So the next question is, I am 3 months pregnant. Please recommend some good books to read and movies also. मूवीज़ आई वुड से मैंने सब टाइप की मूवीज़ देखी है मेरी प्रेगनेंसी में. बहुत ज़्यादा हॉरर या स्कैरी ऐसी मूवीज़ मैंने अवॉइड की है. बाकी वॉच फनी मूवीज़, लाइट मूवीज़ देखो, ताकि अभी जो माहौल है उसको आप वो आपके दिमाग में ना जाए, तो ऐसी लाइट मूवीज़ देख सकते हो. एंड बुक्स, मैंने सिर्फ एक बुक पढ़ी थी, आई एट द नेम ऑफ इट, मैं नाम भूल गई हूँ एकदम से, बट मैंने वो बुक भी पूरी कम्प्लीटली नहीं पढ़ी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि उन बुक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉसिबल नहीं है फिजिकली, या अभी कोरोना के टाइम पे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. उनमें जो डाइट प्लान्स होते हैं वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड रीड अ बुक. तो मैंने नहीं पढ़ी कुछ भी बुक्स, तो आई कैन नॉट रिकमेंड. Do you still feel stretchiness in area when you got stitches while doing some physical activity? No, not at all. मैं exercise भी करती हूँ, मैं workout करती हूँ, आजकल कर रही हूँ basically. So ऐसा कुछ feel नहीं होता. Again, what to eat and what not to eat, because I'm always afraid whether I'm eating healthy or not. मैं बोल रही हूँ जो खाना है वो खाओ, बस ऐसा मत करो कि पूरे टाइम आप जंक ही खा रहे हो. कीप लाइक 85 to 15 वाला प्रोपोर्शन, कि आप 85% हेल्दी खा रहे हो, बट 15% आप नान और पिज्ज़ा और मैगी भी खा सकते हो. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. When will the vomiting stop? When will I be able to eat? मुझे भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी शुरुआत के 3-4 महीनों में, एंड इट इज़ प्रिटी नॉर्मल. अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप डॉक्टर्स से दवाई ले सकते हो, क्योंकि मैंने भी दवाई ली थी जो मैं डेली सुबह उठ के लेती थी. तो वो दवाई आप अगर ले तो उससे वॉमिटिंग काफ़ी कम हो जाती है. एंड शुरुआत के 3-4 मंथ्स में मेरा इनफैक्ट वेट कम होने लग गया था प्रेगनेंसी में. सो दैट इज़ ओके. अगर आपको 3-4 मंथ्स तक नहीं आप कुछ खाते हो, अगर उसके बाद भी काफ़ी वॉमिटिंग हो रही है तो डॉक्टर से आप मेडिसिन ले सकते हो. आई एम नॉट प्रेगनेंट बट रियली वांट नो कि वो जो वाटर ब्रेक दिखाते हैं मूवीज़ में वो सच में होता है क्या? हाँ, सच में होता है. मतलब मेरी तो सी सेक्शन हुआ तो मेरे साथ नहीं हुआ, बट आई नो अ फ्यू फ्रेंड्स जिनका एक्चुअली घर पे वाटर ब्रेक हुआ है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू एक्सप्लेन योर सी सेक्शन डिलीवरी प्रोसीजर? ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब मुझे भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी कि कैसे क्या होता है. तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की थी और फिर एक्सपीरियंस भी कर लिया. तो आई एम द परफेक्ट पर्सन टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज. सो पहले बता रही हूँ, थोड़ी ग्रोस चीज़ें होने वाली है. कुछ लोगों को ग्रोस लग सकती है, मेरे लिए भी शुरुआत में थी, आई वुडंट लाई, बट नाउ आई फील इट्स ओके. सो डिलीवरी से जब आपकी ड्यू डेट पास आने वाली होती है तो पहले तो आपका कुछ फिंगर टेस्ट बोलते हैं उसे, 2 फिंगर टेस्ट या कुछ ऐसा बोलते हैं उसे. वो होता है जिसमें द डॉक्टर इंसर्ट्स फिंगर, ताकि उन्हें पता चल सके कि आपकी वजाइनल ओपनिंग हो रही है या नहीं हो रही है बेसिकली. सो एक वो होती है जो चीज़ मुझे थोड़ी स्कैरी लगी थी. इट इज़ अ लिटिल पेनफुल, लाइक 30 seconds वाला पेनफुल होता है. The next thing that I wanted to talk about is shaving down there. So I did shave at home. I know it's a little difficult 9th month में shave करना, but still मैं shave करके गई थी एक बार. And then वहाँ जाकर भी the nurse shaves you clean, right, left and center, बिल्कुल ऐसे fast, and you are like scared to death के कुछ कट वट ना लग जाए, but yeah, ऐसा होता है. देन एक होता है इनीमा बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसे परफेक्टली. सो इट इज़ बेसिकली टू क्लीन योर स्टमक सो दैट यू डोंट हैव एनी पूप इन देयर. बट बेसिकली ये होता है कि सी सेक्शन और शायद वजाइनल डिलीवरी दोनों में ये होता है कि दे गिव यू एनीमा सो दैट टू क्लीन योर स्टमक कम्प्लीटली. इट इज़ लाइक अ पाइप दैट दे पुट इन योर एनल, एंड सो दैट यू नो एक प्रोसीजर होता है जिससे आपका पेट पूरा फ्लश आउट हो जाता है, सब कुछ निकल जाता है. तो मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. सो लिटरली आई बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल आई pooped at least 3 times. I know too much information कुछ लोग बोल रहे होंगे, but I did that because I wanted my stomach to be completely empty. You are not allowed to eat anything like 8 hours or 10 hours before the C-section. एंड मैंने कुछ खाया भी नहीं था, बट आई जस्ट वॉन्टेड कि मेरा मतलब मुझे ना वो स्ट्रेस में ही मुझे ऐसा लग रहा था आई नीडेड टू पूप अगैन एंड अगैन कि मुझे बस वहाँ जाके एनीमा नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगवाना है वो. तो मैं जब हॉस्पिटल गई आई टोल्ड द डॉक्टर दैट प्लीज़ माई स्टमक इज़ एम्प्टी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, देयर इज़ नथिंग टू फ्लश आउट नाउ, सो प्लीज़ मुझे ये प्रोसीजर नहीं करना है. द डॉक्टर अग्रीड टू इट एंड उन्होंने मेरा वो नहीं किया, वरना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस चीज़ से. मैंने जितने भी लोगों का पढ़ा था सबका ये था कि इट इज़ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर, बट आई वॉज वेरी अफ्रेड अबाउट इट. सो
सो एक देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कैसे डिलीवरी हुई। तो बेसिकली जब शेप वेव ऑल सब कुछ हो जाता है, दे जस्ट टेक यू टू द लेबर रूम। वहाँ पर उन्हें मेरे बैक पे, लोअर बैक पे एक इंजेक्शन लगाया जिससे आपकी लोअर बॉडी सुन हो जाती है बेसिकली, एंड upper body you can feel it completely. There was a curtain sort of on my stomach, तो मुझे नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा था, and I was like मतलब मैं होश में थी, and उन्होंने डॉक्टर मुझसे बात करते करते she started cutting. There were almost 7 layers होती हैं, तो she started cutting and she started saying कि मैं first layer कट कर रही हूँ, are you feeling normal, are you feeling okay। वो शुरुआत में एक पिन सी चुबा के पूछते भी है कि फील तो नहीं हो रहा ना, एंड मुझे फील नहीं हो रहा था। जब वो लेयर्स कट कर रहे थे तो मुझे मतलब हल्का सा ऐसा लगा, हल्की सी कुछ ऐसे कोई किसी ने ऐसे लाइन टच हाथ लगाया हो वैसा फील हो रहा था। देन बात करते करते विद इन 10 minutes और लेस देन 10 minutes मुझे विवान की आवाज़ आई एंड आई क्राइड अ लॉट। मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होने लग गया, एंड द डॉक्टर स्टार्टेड टेलिंग मी कि आप रो क्यों रहे हो, बट मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल, मुझे ऐसा लगा मेरी सारी इमोशनल ममता जाग चुकी है, और मुझे आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट डे, लाइक आई रिमेंबर इट फॉर माई लाइफ। मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी तभी, एंड उन्होंने विवान को पूरे बेबी को क्लीन करके देते, तो क्लीन करने के लिए उन्होंने दे दिया, एंड मुझे फिर उसके बाद मुझे याद ही नहीं है, मुझे लेबर रूम से फिर मेरे रूम में शिफ्ट किया, एंड आई जस्ट रिमेंबर कि शायद मैं सो गई थी काफ़ी टाइम तक, एंड या so that was my experience. So I loved C-section. मेरे हिसाब से I don't regret it at all because मैं बहुत ज़्यादा फटू हूँ। I know I cannot tolerate that pain, and plus like it took 7 minutes and Vivan was in my hands, so I was really happy. Then we have the last question is, did you use any app in your pregnancy? प्रेगनेंसी से रिलेटेड बेसिकली। सो मैंने माइलो करके एक ऐप है वो यूज़ की थी। द ऐप इज़ बेसिकली आई फील इट वॉज परफेक्ट फॉर मी, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी मॉम्स हैं जो हैं उस पर, तो कुछ भी मुझे ऐसा लगता था ना कि यार मुझे डॉक्टर ने दवाई दी है ये और किसी को भी दी है क्या, क्यों दी है, तो मैं उस पर डाल के पूछती थी कि यार मुझे मेरे डॉक्टर ने ये दवाई दी है। तो ऑल ओवर इंडिया से इतनी सारी मॉम्स है उस पर कि उनके जवाब आते थे। तो आई फील दैट इज़ समथिंग ना, गूगल हमेशा क्या करता है ना, 10 को 100 बता के बताता है, बट माइलो ऐप पे मुझे ये लगा कि यार मुझे कुछ भी डाउट होता था कि यार ये खा सकते हैं या नहीं, तो मैं उस पर तुरंत डाल के पूछ लेती थी। एंड वहाँ पे इतनी सारी मॉम्स हैं जो प्रेग्नेंट है, जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर जिनके बच्चे 5-5, 6-6 साल के भी हो गए हैं, तो वो अपने रिप्लाईज डालती रहती है। इट डज बिकम अ लिटिल कन्फ्यूजिंग समटाइम्स, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बट अगर कुछ just you want to change your mood or you want to keep a track on your pregnancy, और कुछ symptoms देखने हैं कि मुझे ये सिम्टम आ रहे हैं या इस चीज़ में प्रेगनेंसी में, तो लड़का होगा या लड़की, फन चीज़ें बेसिकली, तो उसके लिए मैंने माइलो ऐप डाउनलोड कर रखी थी। तो इट वॉज रियली फन एंड आई वुड रिकमेंड दैट ऐप। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अवेलेबल ऑन आईफोन और नॉट, बट एंड्रॉयड पे इट इज़ अवेलेबल। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।